टाइटल है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, अक्सर अगर हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स, टीवी देखते हैं, उसमें वेदर के बारे में बात होती है। और वेदर एक्चुअली में एक ऐसी चीज है जिसमें दिन के बेसिस पे चेंज आता है, कभी कभी तो घंटों के बेसिस पे चेंज आता है। तो वेदर में नॉर्मली क्या होता है, बाहर का तापमान तापमान रेगुलरली चेंज होता रहता है। अब मॉस्को नाम की सिटी में आप बैठे हुए हैं, तो सुबह हो सकता है 10 डिग्री टेम्परेचर हो, ठीक है, फिर दोपहर आते आते 12 डिग्री हो जाए, शाम को 6 डिग्री पहुंच जाए। तो बेसिकली ये वेदर का पार्ट है, डेली चेंजेस हो रहे हैं, रेनफॉल कितनी गिर रही है, सूरज कितना चमक रहा है, ये सब वेदर को डिसाइड करता है। अब वेदर गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी, धूप भी निकल सकती है, हो सकता है बादल छाए हुए हो, हवा भी बह रही है, हो सकता है बिल्कुल हवा ना बह रही हो, एकदम शांत हो। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत दिन तक लगातार जब गर्मी होती है तो आपको किसी भी तरीके की वार्म क्लॉथिंग पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक पतली सी टी शर्ट पहन के घूमते रहते हो और आप ठंडी चीजें खाते पीते हो। अपने फ्रिज तक में आप जो बोतलों का पानी रखते हो उसको ठंडा करते हो पीने के लिए। वहीं पे जब ठंडी पड़ रही होती है तो आप वूलन क्लॉथ पहनते हो, क्योंकि अगर आप उस समय पे वो पतली टी शर्ट पहन लोगे तो आपको ठंडी लग सकती है, बुखार हो सकता है, आपको बहुत चिली लगता है। इसीलिए आप जैकेट्स पहनते हैं, भारी कपड़े पहनते हैं, उस समय पे भारी खाना खाते हैं, ज्यादा खाना खाने का मन करता है, क्योंकि बाहर ठंडी है तो उस ठंडी को काउंटर करने के लिए अंदर गर्मी चाहिए, तो मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी। तो जब वेदर बदलता है तो उसके हिसाब से हमारा एडजस्टमेंट भी बदल जाते हैं। अब अगर इंडिया में सीजन्स की बात की जाए तो मेजर सीजन जो इंडिया में है तो भैया कोल्ड वेदर सीजन आता है विंटर के समय पे, दिसंबर टू फरवरी में लास्ट करता है, वैसे तो नवंबर से शुरू हो जाता है। हॉट वेदर सीजन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो मार्च से मई बहुत गर्मी रहती है, अब तो खैर जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है। साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन है, जून जुलाई, आप कह सकते हैं जून के फर्स्ट वीक में ही ये मानसून आ जाता है। अगर ये इंडियन का कोस्ट है तो केरला पे सबसे पहले हिट करता है, ऐसे साउथ वेस्ट मानसून आता है। केरला से लेके गुजरात के कोस्ट को हिट करता है, और दो भागों में बंटता है, एक तो अरेबियन साइड से आता है, अरेबियन सी की साइड से, एक बे ऑफ बंगाल की साइड से भी आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून की भी दो ब्रांचेस होती है, एक अरेबियन सी की तरफ से आती है और एक दूसरा कट के आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है। तो ये जून से सितंबर में डोमिनेट होता है। और फिर जब ये मानसून खत्म हो जाता है तो विंड्स जब वापस जाती हैं तो उसको बोला जाता है रिट्रीटिंग मानसून, जो कि ऑटम होता है, अक्टूबर और नवंबर का महीना, जिस समय पे आपका तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में बारिश होती है। तो एक एक करके इन वेदर्स को समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही बेसिक फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे अभी हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन की। तो विंटर सीजन में आपको पता है फ्रेंड्स कि जो सन है इक्वेटर, इंडिया में जब विंटर सीजन पड़ रहा है तो सन इक्वेटर के नीचे चला जाएगा, तो वो साउदर्न लैटिट्यूड्स पे चमक रहा है ऊपर, तो हमारे पास जो सन रेज आ रही है वो स्लांटेड आ रही है। इसीलिए जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया में थोड़े कम हो जाते हैं, रीजन जो सन है वो इक्वेटर के नीचे चला गया है। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है कि भैया जो सन है वो इक्वेटर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाएगा, तो उस समय पर नॉर्दर्न इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, नॉर्दर्न साउदर्न इंडिया दोनों में बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, कुछ हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं, लू नाम की लू नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान में बहुत डोमिनेंट रहती है गर्मियों के सीजन में। हम यहाँ पे कुछ फन की चीजें हैं बच्चों के लिए कि भाई हम अपने देश के अलग अलग भागों में डिलीशियस कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिनको शरबत बोला जाता है। ये शरबत थर्स्ट क्वेंचर्स माने जाते हैं, अलग अलग फ्रूट्स को काट काट के बनाया जाता है। लू जो गर्म हवा चलती है उससे हमारे शरीर को लड़ने में काफी मदद करते हैं। तो ये शरबत रॉ मैंगो से बना हुआ होता है, बेल से, नींबू से, टैमरिंड, कोकम, फालसा, वाटरमेलन, बटर मिल्क, बहुत सारी चीजों से बना हुआ होता है, अलग अलग चीजों से। खासकर जो दही से बने हुए होते हैं उसको आप छाछ बोल सकते हो, लस्सी बोल सकते हो, मट्ठा, मोरी, चाश, कुछ भी बोल सकते हो, बनाना शेक, मैंगो शेक, इस तरीके की चीजें बहुत बिकती हैं। फिर जब समर्स खत्म हो जाती है तो पहली रेन्स आती हैं, तो रेन के समय पे माहौल ही बदल जाता है, एकदम से गर्मी से आप पानी गिरने लगा ठंडा ठंडा, आपको अच्छा लगने लगेगा, तो उस मौसम में बहुत सारे मेलोडियस सॉन्ग्स रेन्स पे आने लगते हैं, हमें खुशी होती है रेन्स को देख के। आपने मेलोडियस सॉन्ग सुने ही होंगे। फिर अगर रेन का नाम अगर आप अगल बगल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो वर्षा बोला जाता है हिंदी में, बारिश बोला जाता है उर्दू में, बोरशा बोला जाता है बंगाली में, और पौष बोला जाता है मराठी में। ऐसे ही और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इस बारिश को क्या क्या नाम दिया जाता है, आप एक बार आइडेंटिफाई करिए। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून या रेनी सीजन की। साउथ वेस्ट मानसून जैसा कि मैंने बताया, ये मान लीजिए वेस्टर्न कोस्ट है, नीचे इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं, जैसे वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, चूंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ऊपर शिफ्ट हो गया तो इक्वेटर को क्रॉस करते हुए कोरालिस फोर्ट से राइट घूम जाएंगी और हमारे वेस्टर्न कोस्ट को हिट करेंगे।
अब ये तो मैंने बता दिया है 6th क्लास के बच्चे को, जो मैंने अभी बोला बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो बस इतना समझ ले कि साउथ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इधर से ये हवाएं आती हैं, हमारे वेस्टर्न कोस्ट को हिट करती हैं। सबसे पहले केरला को हिट करती हैं। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, सबको हिट करेंगी और बारिश कराएंगी। और इससे ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून निकलता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक ब्रांच इसकी अरेबियन सी में आती है और एक घूम के बे ऑफ बंगाल में आती है। तो दोनों लोग कोस्टल एरियाज में तो बहुत बारिश कराते हैं। एक बात याद करिएगा फ्रेंड्स कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है ना साउथ वेस्ट मानसून की, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट में ज्यादा बारिश नहीं करती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट में बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून से। इनका जो एग्जैक्ट फिनोमिना है, जो एग्जैक्ट ट्रिकी चीजें हैं, वो आप मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी तो यहाँ एनसीईआरटी में भी इनके साथ में डिस्कस करूंगा, पर यहाँ बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन देगी। तो ये जो हवाएं आ रही हैं ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आ रही हैं। अब जब ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरी होंगी तो इन हवाओं ने बहुत सारी नमी उठाई होगी, बहुत सारा मॉइस्चर उठाया होगा। और फिर जब यह लैंड के ऊपर आके वेस्टर्न घाट से टकराएंगी, केरला में भी वेस्टर्न घाट से, गुजरात से लेके केरला तक वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं, तो जैसे ही वेस्टर्न घाट से टकराएंगी कंडेंसेशन के प्रोसेस से पानी बरसना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है साउथ वेस्ट मानसून। अब हम बात करते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। जब ये हवाएं मेन लैंड से वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ चलना शुरू होंगी, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच गई थी ना आपके ऊपर की तरफ, ये हवा जब वापस जाना शुरू करेगी उसको बोला जाएगा रिट्रीटिंग मानसून। और रिट्रीटिंग मानसून साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बारिश कराते हैं, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आपको देखा होगा कि दिसंबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु में बारिश होती है। तो लोग बोलते हैं कि भाई ये कौन सा महीना है बारिश होने में, तो वो रिट्रीटिंग मानसून होता है। ठीक है, हालांकि उसमें बारिश उतनी नहीं होती है जितनी की मुंबई में और केरला और वेस्टर्न घाट्स के अलोंग साउथ वेस्ट मानसून में होती है, बट फिर भी होती, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जगहों पे पानी नहीं बरसता है, वहां पे पानी आपका रिट्रीटिंग मानसून के टाइम ही बरसेगा। तो वेदर आपको समझ में आया फ्रेंड्स। अब क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, देखिए क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, और ये एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर मेनी ईयर्स जब कैलकुलेट की जाती है तो वो बोला जाता है क्लाइमेट। तो एक जगह का क्लाइमेट की अगर बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म में बात हो रही है, एक जगह के वेदर की अगर बात हो रही है तो शॉर्ट टर्म में बात हो रही है। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की जो किरणें होती हैं, वो साउथ वेस्ट मानसून जो बहती है उसकी वजह से मेन बारिश होती है इंडिया में। और मानसून का मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड्स। विंड एक डायरेक्शन में बही फिर दूसरे डायरेक्शन में बही, इसको मानसून विंड्स बोलते हैं। इसकी वजह से बारिश हो रही है। मानसून को लिया कहां से गया? एक अरेबिक वर्ड से लिया गया जिसका नाम है मौसिम, MAUSIM, जिसका मतलब होता है सीजन्स। अब इंडिया फ्रेंड्स ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिक्स में पड़ता है। आपको पता है कि फ्रेंड्स ट्रॉपिक्स कहां तक जाते हैं? 23-30 डिग्री नॉर्थ तक, जहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इसके आसपास तक ट्रॉपिक्स है, इसके पार करेंगे तो आगे टेम्परेट रीजन शुरू हो जाएगा। तो चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादातर रेनफॉल मानसून विंड्स की वजह से होती है। इंडिया का एग्रीकल्चर मेजरली डिपेंड करता है रेन्स पे। आज की डेट में आप कह सकते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज को हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, बट फिर भी मेजर एरिया ऑफ अवर कंट्री इज अफेक्टेड बाय रेन्स। इसलिए अच्छा मानसून होगा तो अच्छे फसल होगी। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि अगर मानसून वीक होंगे या वर्स होंगे या होए ना, बारिश होए ना, तो क्या क्रॉप्स इफेक्ट होंगी? बिल्कुल इफेक्ट होंगी। लेवल ऑफ वाटर इन द वेल, तो भैया पानी हो ही नहीं रहा है, बरस ही नहीं रहा है, तो ग्राउंड वाटर एक्विफायर से रिचार्ज नहीं होंगे। ग्राउंड वाटर एक्विफायर से वेल्स में पानी आता है, तो ऑब्वियस सी बात है वेल का पानी, कुएं का पानी नीचे चला जाएगा और समर लंबी हो जाएगी, क्योंकि समर के बाद आता है मानसून। और अगर मानसून ही नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है समर एक्सटेंड हो जाएगी, तो समर हो जाएगी लंबी। अब आप बात करते हैं फिर से, आप किसी प्लेस का क्लाइमेट किस किस चीजों से डिपेंड होगा? उस प्लेस की लोकेशन पे डिपेंड करेगा, उस प्लेस की ऊंचाई पे डिपेंड करेगा, उस प्लेस की डिस्टेंस सी से कितना है इस बात पे डिपेंड करेगा, और उस प्लेस के रिलीफ से बात करेगा कि उसका जो अर्थ फॉर्म्स है वो कैसे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको रीजनल डिफरेंसेस दिखेंगे क्लाइमेट में। जैसलमेर और बीकानेर ये राजस्थान के रेगिस्तानों में पड़ते हैं तो बहुत गर्म होंगे। द्रास और कारगिल जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये भी डेजर्ट है पर कोल्ड डेजर्ट है, वहां भैया माइनस में टेम्परेचर मिलेगा आपको।
मुंबई और कोलकाता में मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। और ये मॉडरेशन क्यों होता है? क्योंकि ये समुंदर के बहुत पास है, वाटर बॉडीज के बहुत पास है, तो ये ना बहुत ज्यादा गर्म होंगे ना बहुत ज्यादा ठंडे होंगे। और कोस्टल एरियाज की खास बात होती है कि इनमें नमी बहुत होती है। आपने कभी सुना होगा फ्रेंड्स कि मुंबई जैसी जगहों पे और जो कोस्टल एरियाज है वहां पे कूलर इफेक्टिव नहीं होते। वहीं पर अगर आप इंटीरियर एरियाज में चले जाइए, आप अपने यहाँ पे राजस्थान की बात कर लीजिए या फिर यूपी की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, यहाँ पे कूलर इफेक्टिव होते हैं, तो वहां पे कूलर से काम चल जाता है, एसी की जरूरत नहीं पड़ती। बट मुंबई, गुजरात, इन सब जगहों पे एसी की जरूरत पड़ती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? होता यह है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, चूंकि वो वाटर बॉडीज के बहुत पास है, ओशन के बहुत पास है, तो वहां नमी ज्यादा होगी और हवा की वाटर वेपर को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है। तो जितना वो ज्यादा वो पानी के पास है, तो कोस्टल एरियाज में ऑलरेडी हवा में नमी ज्यादा है। समझ गए? अब जब वो हवा आपके शरीर को टच करेगी, मान लीजिए मुंबई जैसी जगह पे समुद्र के पास, तो उस हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर ज्यादा है, तो वो आपके शरीर के मॉइस्चर को नहीं खींच पाएगी। तो जब वो आपके शरीर के मॉइस्चर को नहीं खींच पाएगी, तो वो आपकी गर्मी को दूर नहीं कर पाएगी। ऑलरेडी मुंबई की हवा में बहुत मॉइस्चर है, तो वो आपके शरीर के मॉइस्चर को कैसे खींचेगी? वहीं पे लखनऊ में अगर आप हो, तो लखनऊ में जब गर्मी पड़ती, तो लखनऊ की जो गर्मी है वहां ह्यूमिड नहीं है। ह्यूमिड नहीं मतलब वहां की हवा में बहुत ज्यादा वाटर वेपर मॉइस्चर नहीं है। तो जब वो हवा आपके बॉडी को टच करेगी, तो आपके शरीर के मॉइस्चर को खींच लेगी, उससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इसीलिए कूलर जो होते हैं वो लखनऊ और इंटीरियर एरिया में चल जाएंगे, बट मुंबई जैसी जगहों पे या गुजरात के कोस्ट पे या फिर साउदर्न स्टेट्स तमिलनाडु के कोस्ट पे आपके कूलर इफेक्टिव सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सवाल है जो आता तो दिखता है। अब मेघालय में एक जगह है माइसन राम, उसको दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलती है, क्यों? While in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पे कहीं पे मेघालय मान लीजिए और इधर कहीं जैसलमेर मान लीजिए। जैसलमेर पे जब साउथ वेस्ट मानसून पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पहुंचता नहीं, बट यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है जो यहाँ जैसलमेर पे बारिश करा सके। ऊपर से साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं निकल जाएंगी और पानी बरसेगा ही नहीं जैसलमेर में, इसलिए वहां रेगिस्तान है। वहीं पे जब ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आपकी साउथ वेस्ट मानसून की यहाँ पहुंचेगी मेघालय में, तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हिल्स और बहुत सारे हिल्स हैं, और वो हिल्स थोड़े से इस डायरेक्शन में बने हुए हैं कि वो हवा बीच में फंस जाती है। एक इफेक्ट आता है जिसको फनलिंग इफेक्ट बोलते हैं, और उस फनलिंग इफेक्ट के चक्कर में वो जो हवाएं हैं ना साउथ वेस्ट मानसून वाली, वो इन पहाड़ों में फंस जाएंगी और वहीं पे बरस जाएंगी। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बहुत बारिश होती है, खासकर मेघालय के रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो माइसन राम एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्री टाइप्स दिखा रखे हैं। ग्राउंड लेयर नीचे तक, जब नीचे ही वेजिटेशन ग्रो करी तो श्रब्स हैं। थोड़ा ऊपर तक आया 20 मीटर से थोड़ा कम, यानी कि लगभग 13-14 मीटर पे, तो यंग ट्रीज हो गए। बहुत ऊपर गया तो कैनोपी 40 मीटर, मैक्सिमम जो ट्रीज की लेयर जाती है वो 60 मीटर तक जाती है। तो ट्रीज की अलग अलग रेंज बता रखी है, अलग अलग ट्रीज अलग अलग हाइट तक जाते हैं। जो मैक्सिमम हाइट जाती है ट्रीज की वो 60 मीटर तक जाती है। देखिए, फ्लोरल डाइवर्सिटी और फॉनल डाइवर्सिटी को समझना है तो अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड्स आपको, क्योंकि अभी आप 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो इसमें उतना डिटेल नहीं बताया गया। नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। हम अपने चारों तरफ प्लांट लाइफ बहुत अलग अलग तरीके की देखते हैं। तो हमको ग्रीन ग्रासेस भी नजर आएंगी जिसमें हम लोग खेलते हैं। वहां पे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बुशेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, कभी कभी कैक्टस दिख जाते हैं। ये कहते हैं ना कि जिनमें से नुकीले से वो निकले रहते हैं, कैक्टस और जैसे जो पौधे हैं वो आपको ऐसे इलाकों में ज्यादा मिलेंगे जहां पानी यानी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट्स दिख जाएंगे। फिर कहीं कहीं पे आपको बड़े बड़े ट्रीज मिल जाएंगे, जैसे कि नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस और बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। तो भाई अलग अलग तरीके की चीजें ग्रो करती हैं। जैसे ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज ये नेचुरली ग्रो करते हैं, यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स इंटरफेरेंस ना करें तो वो अपने आप ग्रो कर सकते हैं। तो इनको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन, यानी वो वेजिटेशन जो अपने आप ग्रो कर सकती है उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे नेचुरल वेजिटेशन। अगर इंसान इनको काटे ना, इनके साथ इंटरफेरेंस ना करे, तो ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज ये नेचुरली ग्रो कर सकती हैं। डिफर कैसे करती हैं भाई? ग्रासेस, श्रब्स ऑब्वियसली बहुत छोटी होंगी, ट्रीज बहुत बड़े बड़े होंगे। ये आपको फॉनल डाइवर्सिटी में समझना पड़ेगा।
फिर एक जगह पे जो नेचुरल वेजिटेशन होगी वो बहुत अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगी और खासकर वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगी। और क्लाइमेटिक कंडीशन में एक बहुत मेजर फैक्टर होता है, वो होती है रेनफॉल। और इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, क्योंकि इंडिया का जो रेनफॉल पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेनफॉल पाई जाती है। और इंडिया की रेनफॉल की एक खास बात है कि वो कुछ महीने में सीमित रहती है, मतलब साल के 12 महीने से 3-4 महीने मानसून से पानी बरसता है, तो यूनिफॉर्म नहीं है। एक ये प्रॉब्लम और है। कितने तरीके के फॉरेस्ट हैं और दूसरे इकोसिस्टम्स हैं इंडिया में, वो यहाँ अभी इसके बारे में बात नहीं होगी। वैसे तो अगर आप जानना चाहो तो मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे देख लो, वहां पे बता रखा है। अब फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों होते हैं फ्रेंड्स? देखिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। फॉरेस्ट बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस की ताकत होती है। इस फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स नेचुरल सोर्स हैं ऑक्सीजन के, और वो ऑक्सीजन एनिमल्स और इंसान ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स ब्रीथ नहीं करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन प्लांट्स बहुत ज्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं बाहर, चूंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स बहुत सारी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फिर प्लांट्स का और क्या करते हैं कि उनके जो प्लांट्स के रूट होते हैं ना, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। तो जब वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, उसके बहुत फायदे होते हैं। उससे अंडरग्राउंड वाटर के एक्विफायर्स रिचार्ज होते हैं, उससे ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। अगर फॉरेस्ट कवर है तो उस जगह पे बारिश का नॉर्मल जो होना, जो क्लाउड फॉर्मेशन में जो वो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फिर फॉरेस्ट को अगर सस्टेनेबल इस्तेमाल किया जाए, सस्टेनेबली, तो हमें बहुत सारी चीजें देंगे, जैसे वुडन टिम्बर, जो कि आप फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल वुड बनाने के लिए, फॉडर बनाने के लिए काम आएंगे। फिर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, दवाइयां बनती हैं फॉरेस्ट से, हर्ब्स बनते हैं, हनी बनता है, छत्ते लग जाते हैं मधुमक्खियों के, उससे आप हनी निकालते हो, लैक, गम, ये सब बार्क से मिलते हैं ट्री के। तो भैया फॉरेस्ट बहुत काम की है चीज। और फॉरेस्ट एक तरीके से नेचुरल हैबिटाट है वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में बहुत नेचुरली एग्जिस्ट करती है, वो अलग बात है कि हम अब उसमें इंटरफेरेंस ज्यादा करने लगे हैं। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन बहुत बड़े मेजर स्केल पे डिस्ट्रॉय होने लगी है, क्योंकि हम लोग बहुत रेकलेस कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बिना हिसाब बिना किसी प्लानिंग के पेड़ों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जबकि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। आइडियली कहा जाता है कि 33% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ एनी कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। इंडिया में ये नंबर 22 या 23% के लगभग है, जबकि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना बहुत जरूरी कि ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं ताकि हम ट्रीज की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। और ट्रीज की इंपॉर्टेंस को आप इस फोटो से समझ सकते हैं। ट्रीज हमको क्या क्या दे रहे हैं? ट्रीज हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ट्रीज हमको फर्नीचर दे रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड्स दे रहे हैं, फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, मेडिसिन दे रहे हैं। सॉइल ने बाउंड कर रखा है नीचे, तो उसके चक्कर में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो क्लाउड्स फॉर्मेशन में मदद हो रही है, रेनफॉल मिल रही है, अंडरग्राउंड वाटर एक्विफायर्स रिचार्ज हो रहे हैं, सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है। फिर रबड़ पेड़ के बाग से मिलता है, टिम्बर मिलता है, नेचुरल हैबिटाट मिलता है वाइल्ड लाइफ को, गम एंड लैक, फ्रूट्स, हनी, न जाने क्या क्या चीजें मिलती हैं हमको फॉरेस्ट से। इसको आप इकोसिस्टम सर्विसेज भी बोल सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, बस आपको समझाने की कोशिश की है कि भैया फॉरेस्ट को आप कैसे बढ़ा सकते हो। कि लीला के पेरेंट्स ने एक सैपलिंग प्लांट की, नीम के ट्री की, उसके बर्थडे पे, और उसके हर बर्थडे पे एक अलग अलग सैपलिंग बनाई गई, उसको रेगुलरली पानी दिया गया, उसको हीट, कोल्ड और एनिमल से बचाया गया। चाइल्ड ने ध्यान रखा चिल्ड्रन को उसको बर्बाद ना हो। जब लीला 20 साल की हुई तो उसके घर के चारों तरफ बहुत सारे उसको ब्यूटीफुल ट्रीज नजर आने लगे। उन ट्रीज की ब्रांच में बर्ड्स ने अपने नेस्ट बना रखे हैं, फ्लावर्स उग रहे हैं, बटरफ्लाईज घूम रही हैं, चिल्ड्रन देख रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ब्रांच में कूद रहे हैं, उसकी शेड के नीचे खेल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको उस प्लांट से मिल रही हैं। अब फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ पनपती है फ्रेंड्स। थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, ये सब आपको फॉरेस्ट में नजर आते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है। और ये टाइगर हमारी कंट्री के बहुत से भागों में मिलता है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में मिलती है। एशियाटिक लायन की सबसे मेन जगह कहाँ है हमारे इंडिया में? तो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वहां पे एशियाटिक लायंस बहुत बनते हैं, मिलते हैं। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसेरोरस आसाम के फॉरेस्ट में मिलते हैं।
एलिफेंट्स केरला में बहुत मिलते हैं, कर्नाटका में बहुत मिलते हैं, ये मेजर जगहें बता रहे हैं फ्रेंड्स। वैसे तो ये जानवर बहुत जगहों पे मिलते हैं इंडिया में। फिर कैमल्स मिलते हैं ग्रेट इंडियन डिजर्ट में। वाइल्ड एसेस मिलते हैं रेड रन ऑफ कच्छ में। वाइल्ड गोट, स्नो लेओपार्ड, बियर्स ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। फिर बहुत सारे और एनिमल्स हैं जो हमारे देश में मिलते हैं, जैसे कि मंकी, वुल्फ, जैकॉल, नील गाय और चीतर। उसी तरीके से इंडिया बर्ड लाइफ में भी बहुत रिच है। जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है। दूसरी बर्ड्स हैं जैसे कि पैरट है, तोता है, पिजन्स है, मैना है, गीज है, बुलबुल है, डक्स है। बहुत तरीके की बर्ड्स मिलती हैं। बहुत तरीके की बर्ड सेंचुरीज हैं हमारे इंडिया में, जिससे बर्ड्स को एक नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश की गई है। बर्ड्स को हंटर्स से भी बचाया जाता है। बहुत सारी बर्ड्स को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लाके रखा गया है ताकि उनके शिकार न किया जाए। 5 बर्ड्स का नाम पता करने की कोशिश कीजिए जो आपके पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं। अपने मम्मी पापा से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, आपको आइडिया लगेगा। फिर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स मिलते हैं इंडिया में, क्रेट्स, कोबरास, बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीशीज मिलते हैं। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, हंटिंग की जा रही जानवरों की, जिसके चलते बहुत सारी स्पीशीज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं। और बहुत सारी स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब वो है ही नहीं, खत्म हो चुकी हैं। इन सबको बचाने के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। आप मेरी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे इन चीजों को पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। फिर इंडिया में एक दो प्रोजेक्ट भी शुरू हुए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ है, जिससे इन एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप इंडिया के मैप पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया को कौन नोटिफाई करता है ये जानने की कोशिश करिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया नेशनल पार्क में क्या फर्क है ये जानने की कोशिश कीजिए। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व से कैसे है ये जानने की कोशिश करिए। और आप भी फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। जैसे कि आप वो चीजों को खरीदे मत जो एनिमल की बॉडीज से या एनिमल प्रोडक्ट से बनी है। अब मैं यहाँ पे दूध दही की बात नहीं कर रहा हूँ। एनिमल्स को मार के जो चीजें बनती है उन चीजों का इस्तेमाल मत करो। जैसे उनकी बोन से बनी हुई कोई चीज मत इस्तेमाल करो, उनके हॉर्न से बने हुई कोई चीज मत इस्तेमाल करो, उनके फर से, उनके स्किन से, उनके फेदर से बने हुए कोई चीज मत इस्तेमाल करो। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, उसको बहुत प्यार से मनाइए। अवेयरनेस फैलाइए कि कैसे हम अपने एनिमल हैबिटाट्स को, प्लांट डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है। टाइगर्स को शिकारी क्यों मारते हैं? क्या होगा अगर टाइगर्स हमारे जंगल से खत्म हो गए? सेकंड वाला क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान है। ट्रॉफिक लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल में एपेक्स पे होता है टाइगर, सबसे ऊपर होता है। और ट्रॉफिक लेवल, सारे ट्रॉफिक लेवल से इंपॉर्टेंट होते हैं एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अगर एक भी लेवल गायब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, और टाइगर्स गायब हो गए तो एक ट्रॉफिक लेवल पूरा गायब हो जाएगा। तो उसके नीचे के ट्रॉफिक लेवल की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि एक अनसस्टेनेबल ग्रोथ होगी। फिर आपने टाइगर रिजर्व और जू में जाके टाइगर को तो देखा ही होगा। फिर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं फ्रेंड्स इंडिया में, जैसे पिनटेल डक, करल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। ये दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आती है विंटर सीजन में। क्या होता है ना फ्रेंड्स, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, रशिया हो गया, साइबेरिया वाला जो रीजन हो गया, सर्दियों के समय पे वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है। इतनी ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है, निगेटिव्स में टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, -8, -12, -20। तो ऑब्वियसली बात है ये बर्ड्स को थोड़ा सा रिस्पाइट चाहिए होता है। इतनी ठंडी में सरवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए भैया ये ट्रेवल करते 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 दूसरी जगहों पे जाती हैं और बीच में इंडिया में एक स्टॉप मारती हैं। एक खास बर्ड है, स्मॉल माइग्रेटरी बर्ड है, लिटिल स्टिंट वेइंग। इसका वजन सिर्फ 15 ग्राम है। ये आर्कटिक रीजन से इंडिया में आती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है आपको आइडिया? 8000 किलोमीटर कवर करती है ये इंडिया पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे इस टॉपिक को भी मैंने खत्म कर दिया फ्रेंड्स। ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो इनको यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बुक है फ्रेंड्स ये खत्म हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। जिस तरीके से मैं चीजों को टेकअप करके चल रहा हूँ, जो डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई जितना ज्यादा आप एक वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, उतना ज्यादा यूट्यूब उन वीडियोस को रिकमेंड करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये करके आप मेरे को थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए। बाकी पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, ध्यान रखें अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। कोरोना से बच के रहें।